बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे गुजरात की राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। शक्ति सिंह गोहिल के इस्तीफे के बाद अमित चावड़ा को दी गई है कांग्रेस की कमान। अमित चावड़ा को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं तुषार चौधरी को गुजरात में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। 2027 में गुजरात के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने संगठन में ये बदलाव किए हैं। अमित चावड़ा शक्ति सिंह गोहिल की जगह लेंगे और वहीं तुषार चौधरी अब अमित चावड़ा की जगह लेंगे। अमित चावड़ा पहले भी गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और ऐसे में पार्टी उनके अनुभव का फायदा जरूर लेना चाहेगी। वहीं तुषार चौधरी पार्टी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाकर इस समुदाय और उनके मुद्दों को साधने की कोशिश की है। देश के सबसे बड़े विकसित राज्यों में शुमार गुजरात में सरकार जर्जर ब्रिज और टूटी हुई सड़कों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है लगातार। हालांकि वडोदरा में गंभीरा ब्रिज हादसे के बाद सरकार एक्शन में आ चुकी है और पूरे गुजरात में पुलों की जांच करवाई गई है, जिसके बाद सरकार ने 133 पुलों को बंद करने का फैसला किया है। इनमें से कई पुल तो चलने और पैदल के चलने लायक भी नहीं थे। वडोदरा ब्रिज हादसे के बाद बड़ा एक्शन। गुजरात में 133 पुल आवाजाही के लिए बंद। एक सप्ताह में करीब 4000 पुलों का निरीक्षण। 9 जुलाई की ये तस्वीरें आपको याद ही होंगी, जब वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया था। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार की भी खूब किरकिरी हुई। इस घटना के बाद सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूरे गुजरात में सभी पुलों की जांच के आदेश दिए। इस पर तुरंत अमल करते हुए एक सप्ताह के अंदर गुजरात सरकार के पथ निर्माण विभाग के 1800 से अधिक पुलों और सरदार सरोवर निगम के 2110 पुलों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट के बाद आवाजाही के लिए खतरनाक 133 पुलों को बंद कर दिया गया है। गंभीरा पुल हादसे के बाद गुजरात सरकार तुरंत एक्शन में आई है और गुजरात के जितने भी बड़े छोटे पुल हैं सभी का जो है वो इंस्पेक्शन करवाया गया। जो रिपोर्ट आई उसमें गुजरात के 133 छोटे बड़े पुलों को आवाजाही के लिए जो है वो बंद किया गया, जिसमें काफ़ी पुल ऐसे हैं जिनको भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही गुजरात सरकार ने जो नर्मदा कैनाल का नेटवर्क है उसका भी सर्वे किया। गुजरात में 70,000 किलोमीटर से लंबा यह नेटवर्क है, जिसके ऊपर 2000 से ज़्यादा ऐसे छोटे बड़े पुल आए हुए हैं। इन सभी पुलों का भी जो है वो इंस्पेक्शन किया गया और उसकी हालत जो है उसमें कई पुल ऐसे हैं कि जो गांवों को जोड़ते हैं और वहां पे जो है वो भारी वाहन उस पुल से पसार ना हो, उसके लिए जो है वो जो है नियम लगाए गए हैं। ऐसे जो पुल हैं, इन पुलों के ऊपर 36 ऐसे पुल हैं जिनको चिन्हित किया गया और जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इन पुलों पर भारी वाहनों की जो है आवाजाही बंद कर दी जाए। तो जो राज्य सरकार के पुल हैं और साथ ही नर्मदा निगम, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के जो पुल हैं, सभी पुलों का जो है वो इंस्पेक्शन किया गया है। जिन 133 पुलों को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है, उनमें 20 पुल सभी वाहनों के लिए बंद हैं, जबकि 113 पुल भारी वाहनों के लिए बंद किए गए हैं। सरकार कह रही है कि अब जल्द से जल्द सभी पुलों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। गंभीरा ब्रिज की जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के बाद में करीबन 1800 जितने छोटे बड़े सभी पुलों की जांच की गई है। उसमें इंस्पेक्शन करने के बाद 133 पुल उसको बंद किया गया है। उसमें से 20 जितने पुल सभी आवाजाही के लिए बंद किए गए हैं और 113 जितने जो ब्रिज थे उस पर हैवी व्हीकल नहीं लेकिन छोटे बड़े साधन व्हीकल्स निकल सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। और सभी जगह पे जहाँ बड़े साधन नहीं जाए वहाँ पर वो बोर्ड लगाने का, क्रॉस बैरियर लगाने का, मतलब कि हाइट बैरियर लगाने का, वो सभी ये विभाग की ओर से किया गया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी नियम के अनुसार मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद पुलों और सड़कों का सर्वे होना चाहिए, लेकिन गुजरात में सर्वे के लिए अधिकारी अपने दफ्तरों से नहीं निकलते। गंभीरा पुल हादसा होने के बाद अब सरकार की नींद टूटी है, तो अधिकारी आनन फानन में सर्वे करके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।
गुजरात में भाजपा की भ्रष्ट सरकार और तंत्र में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की वजह से समय पे सही समय पे जो इसका कंटिन्यूस मेंटेनेंस होना चाहिए समारकाम नहीं हुआ और गंभीरा ब्रिज इतनी बड़ा हादसा हुआ जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। बहुत ये बड़ा हादसा सरकार की लापरवाही की वजह से, मरम्मत की अभाव की वजह से, और बाद में हर हादसे के बाद सरकार और तंत्र में हरकत आती है और हरकत में आने के बाद तंत्र सब दिखावा करती है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि गुजरात में समय समय पर पुलों का सर्वे किया जाता है। सवाल ये उठता है कि अब तक ये विभाग क्यों सो रहा था? क्या गंभीरा पुल हादसे होने तक क्यों इंतजार किया गया? क्या सरकार जो हर साल सर्वे कराती है तो उस सर्वे में विभाग ने ध्यान नहीं दिया था? अचानक इतना बड़ा आंकड़ा 133 पुलों का आंकड़ा किस तरह से सामने आया कि जिसके अंदर जो है कुछ ना कुछ कमियां देखी गई और उनको वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया, भले ही भारी वाहनों के लिए बंद किया गया हो, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके राख रखाव में जो है वो कहीं दिक्कत थी और सही ढंग से मेंटेनेंस नहीं किया गया था और इसीलिए बंद किया गया। सरकार की ओर से तो हाल अभी इसका बचाव किया जा रहा है, पर जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तब सारी जानकारी सामने आएगी। गांधीनगर से कैमरा प्रीतेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। ऐसी नौबत इसलिए आ जाती है क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये खुलासा हुआ है एडीआर की रिपोर्ट से। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में सांसदों ने विकास के कामों की सांसद निधि से खर्चा किया है सिर्फ 4.2%। साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने वालों को मान्य सांसद बने 1 साल पूरा हो चुका है। अब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने गुजरात के 26 सांसदों की सांसद निधि के कामों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 26 सांसदों ने सांसद निधि का सिर्फ 4.2% ही खर्च किया। सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में 3,823 विकास कार्यों की सूचना दी थी। इनमें से सिर्फ 93 काम ही पूरे हुए हैं। भरूच लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1,73,00,000 रुपए खर्च किए गए। इसके बाद पाटन संसदीय क्षेत्र में 1,56,00,000 रुपए खर्च किए, जबकि साबरकांठा संसदीय क्षेत्र 1,08,00,000 रुपए ही विकास के कामों में खर्च किए गए। मतलब सांसदों ने जो विकास कार्य फाइलों में दिखाए उनमें से ज्यादातर विकास के काम शुरू भी नहीं हुए। लोग शिकायतें कर करके परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सांसद निधि योजना के तहत हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 5 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की जाती है। सांसद की दलील है कि उन्हें 7 विधानसभा क्षेत्रों के बीच सिर्फ 5 करोड़ मिलते हैं, जबकि विधायक को अपनी विधानसभा के लिए हर साल 2 करोड़ की ग्रांट मिलती है। ऐसे में सभी विधानसभा क्षेत्रों की सांसद न्याय नहीं दे पाते। डेवलपमेंट के लिए जो भी ग्रांट एमपी को मिलती है इसमें खर्चा नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर एमपी ने उसके एरिया में जो भी एजुकेशन हो, हेल्थ हो, गाँव में जहाँ भी ग्रांट देनी थी सभी ने दी है। प्रॉब्लम ऐसा है कि जहाँ ऑफिसर जो काम करते हैं, जो वहीवटी अधिकारी, उसका जो ताबे में जो काम आता है वो टाइम में नहीं होता, इसलिए जो ग्रांट में कहीं न कहीं दिक्कत आ गई है। लेकिन जो पता चला है कि वो 2 साल का पैसा अभी यूज नहीं किया है, तो अभी चुनाव का 1 साल ही हुआ है, 2 साल तो चुनाव का भी नहीं हुआ है। तो जो भी मैसेज है वो मैं मान रही हूँ कि वो रॉन्ग मैसेज है, और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर जहाँ भी ग्रांट की जरूरत हमें लगेगी और हमारे पास जो भी डिमांड आएगी वो पूरा काम करने के लिए ट्राई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रांट हम देते हैं सरपंच को, ग्राम पंचायत को, तो कोई वजह होता है कि वो ग्रांट समय सर उनको मिलती नहीं है, क्योंकि जो हम एनजीओ हाई स्कूल को ग्रांट देते हैं तो उनके लिए वो हाई स्कूल वाले का कागज बहुत देना पड़ता है, तो ये कागज नहीं देते हैं तो ग्रांट लेने में लेट हो जाता है। और ये जो हमको ग्रांट मिलती है सारा साल में खर्च करना होता है। ये क्षेत्र जो है वो कभी कभी एक से ज्यादा
डिस्ट्रिक्ट एरिया कवर करता है। तब एमपीज को किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है नोडल डिस्ट्रिक्ट बना के। तो मेरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैंने इस ईयर, ये मेरा तीसरा टर्म है और ये नए साल अभी अभी खत्म हुआ है, एक साल में कुल मिला के 263 या 263 रिकमेंडेशन किया है अहमदाबाद और खेड़ा को मिला के, और इनमें से करीब करीब 2,81,00,000 3.25 करोड़ से ज्यादा अमाउंट सैंक्शन हुई। अलग अलग सांसदों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सांसद विकास के कामों के लिए मिलने वाले 5 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं तो बजट कम होने की शिकायत कैसे कर रहे हैं। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। एक आदिवासी कुप्रथा को खत्म करने के लिए गुजरात सरकार ने शानदार पहल की है। सरकार ने बनासकांठा जिले में मोटा पिपोदरा गांव के 29 आदिवासी परिवारों को फिर से बसा दिया है। ये परिवार 12 साल पहले अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह बस गए थे। ये तस्वीरें बनासकांठा की दांता तहसील के मोटा पिपोदरा गांव की है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव में पहुंचे तो पूरा गांव उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों की थाप पर आदिवासी नृत्य करते हुए आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। इस गांव में आज उत्सव का माहौल है क्योंकि यहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दरअसल करीब 12 साल पहले इस गांव के 29 आदिवासी परिवार चडोतरू प्रथा से बचने के लिए अपने गांव और खेत खलियान छोड़कर रातों रात पलायन कर गए थे। अब सरकार और बनासकांठा पुलिस की शानदार पहल से यहां 29 आदिवासी परिवारों के 300 लोगों को फिर से बसाया गया है। हाँ सर, हाँ, बोजाबाई लुकाबाई कोदरवी मेरा गांव है मोटा पेपोदरा। वो 12 साल से 12-13 साल हो गया है, तो हमें वापस आ रहा है। ये हमारा गांव में सब इधर कर्मचारी गुरु मंत्री आ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। सब सर, वो सब बच्चा भी, हम भी बिछड़ गया था तो सब खर पंखी तरह से बिछड़ गया था, तो अभी सब सरकार मिलके हमने एक माला में मिलके बिठाया है सर। हम लोग 12 साल से हम लोग बाहर थे और यहाँ पर हम लोग 12 साल से अपने गांव में कभी नहीं आए थे। अब पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम उसके लिए उनके लिए कहेंगे, उनका आभार मानेंगे। उसके हम लोगों को ये सब मिला है, उसके लिए उनको हम सबको हम दिल से हम थैंक यू कहेंगे। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस मामले में मध्यस्थता की। पुलिस के माध्यम से आदिवासी समुदाय की जातियों के बीच समझौता कराया और चडोतरू जैसी कुप्रथा को छोड़ने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद इन परिवारों की घर वापसी संभव हो सकी। आज गुजरात के बनासकांठा जिले में दाता तालुका के मोटा पिपोदरा गांव में 14 साल पहले 29 परिवार 300 लोग ये क्षेत्र के कुरिवाजों के कारण ये गांव उनको छोड़ना पड़ा। आज गुजरात के बनासकांठा पुलिस द्वारा खासतौर पे कानूनी किताबों को बाजू में रख के सोशल पुलिसिंग एवं दिल की किताबों को जोड़ने का काम किया है और आज का दिन ये क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। वही 29 परिवार एवं 300 लोगों को आज दोनों समाजों को प्यार से इकट्ठा करके पिछले कई सालों से जो दुश्मनावट थी वो खत्म करवा के इन 12 सालों में इनके घर मकान खंडर हो चुके हैं, खेत की जमीनें बंजर हो गई हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर बनवाए। हर्ष संघवी ने आज फीता काटकर इनके नए घरों का उद्घाटन किया और इनकी बंजर हो चुकी जमीन को खेती के लायक बनाया। खुद गृह राज्य मंत्री ने बीज बोकर यहाँ खेती की शुरुआत की। इसके अलावा सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई ताकि ये परिवार अपने गांव में फिर से सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। आज वही समाज उनके स्वागत के लिए और सभी परिवारजनों का स्वागत करके आज पुलिस द्वारा सामाजिक
दृष्टि से पक्के घर बनवाए गए। ये जमीन जहाँ खेत किया करते थे वो लोग खेत का काम किया करते थे, जहाँ जंगल हो गया था उसको वहीवटी तंत्र एवं पुलिस ने साथ में मिलकर साफ की और आज वापस यहाँ पे खेत उनका चालू हो गया। लाइट, पानी, गैस सभी सेवाओं को उपलब्ध करवाया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। चडोतरू आदिवासी समाज की एक कुप्रथा है। इस कुप्रथा के कारण कोदर्बी समुदाय के 29 परिवारों को पलायन करना पड़ा था। सरकार की ये पहल इस कुप्रथा को खत्म करने की कोशिश है। यहाँ पर एक हत्या का बना हुआ था। आदिवासी विस्तार में चड़ोतरा करके एक प्रथा रहती है। चड़ोतरा प्रथा के अंतर्गत इसमें पूरे समाज को बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनके ऊपर दंड डाल दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ के 29 परिवार और तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया था। हमारे ध्यान में ये आते हमको एप्लीकेशन मिल रहे, हमने सारे के सारे परिवार को वापस लाया है सरकार के सहयोग से, पंचों को मनाया है और सारे के सारे पंच भी आज यहाँ पर हाजिर है। 12 साल बाद घर वापसी के बाद आदिवासी परिवार बेहद खुश हैं और सरकार की इस पहल की दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं। बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा रेलवे पुलिस ने मुंबई जा रही एक ट्रेन से बिहार और मध्य प्रदेश के 17 बच्चों को बचाया है और इन सभी को बाल मजदूरी के लिए सूरत और मुंबई ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 41 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से 17 नाबालिग बताए जा रहे हैं। इन 17 बच्चों को किस काम के लिए मुंबई और सूरत ले जाया जा रहा था, इसकी जांच शुरू की गई है। साथ ही साथ पुलिस मानव तस्करी के एंगल से भी इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। हमारा जो आरपीएफ कंट्रोल है, जीआरपीएफ कंट्रोल, दोनों कंट्रोल से मैसेज मिला था कि ये बॉम्बे हॉलीडे स्पेशल ट्रेन जो बॉम्बे सेंट्रल जा रही है उसमें बाल तस्करी हो रही है। तो मैसेज मिलने के बाद हमने आरपीएफ, हम, हमारी पूरी टीम, डी स्टाफ हमारा और सीडब्ल्यूसी टीम के जो भी मेंबर है सभी को हमने बुलाया था और रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आई 2 बजे के आसपास, तो पूरी ट्रेन में हमने चेक किया तो पिछले 4-5 डिब्बे में सब चाइल्ड थे। सभी को हमने रेस्क्यू करके प्लेटफॉर्म पे लाया। आज देश के स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें से एक बार फिर से इंदौर सफाई का सिरमौर बनकर उभरा है। इंदौर 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो अहमदाबाद ने भी स्वच्छता के मामले में अपना दम दिखाया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बन गया है। टीम कृपया मंच पर पधारें और करतल ध्वनि से बधाई देते हैं। पूरे इंदौर में चारों तरफ जश्न का माहौल है। लोगों के चेहरों पर जीत की खुशी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंदौर ने एक बार फिर से पूरे देश में सबसे साफ शहर होने का खिताब पाया है। इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार सफलता का परचम लहराया है। सुपर स्वच्छ लीग की पहली श्रेणी, सबसे पहला नाम इंदौर। गुरुवार को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-2025 के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें इंदौर को एक बार फिर से देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया। इंदौर को ये पुरस्कार देश के चुनिंदा साफ शहरों के बीच आयोजित सुपर लीग श्रेणी में भी टॉप पर रहने के लिए मिला है। सुपर लीग में सिर्फ उन्हीं चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया था जो अब तक वे सर्वेक्षणों में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे थे। लिहाजा इस उपलब्धि पर पूरे इंदौर में जगह जगह खुशी मनाई जा रही है। सबसे ज्यादा उत्साहित इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं। इंदौर की ये सफलता सिर्फ प्रशासकीय या शासकीय कार्य से नहीं है, ये जनता की भागीदारी से हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर ने स्वच्छता में जिस तरह से एक अपना ब्रांड नेम विकसित किया है, आने वाले समय में जो इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं जो शहर को एक बेहतर रहने योग्य शहर बनाती हैं, चाहे वो बेहतर एयर क्वालिटी हो, चाहे वो जीरो साउंड पोल्यूशन हो, चाहे वो यहाँ पर रहने के लिए जो एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, उसमें भी हम लोग बेहतरी लाने का प्रयास करेंगे। सफाई में लगातार 8वीं बार इंदौर के विजय पताका लहराने के बाद अब इंदौर मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
निगम के अधिकारियों के मुताबिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण, वेस्ट से वेल्थ तकनीक का उपयोग, जन भागीदारी आधारित अभियान, सफाई मित्रों का सम्मान, सुरक्षा स्मार्ट निगरानी, शिकायत निवारण व्यवस्था ने शहर की सफाई व्यवस्था को पूरे देश में नंबर 1 बना दिया है। दस लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में अहमदाबाद पहले नंबर पर, भोपाल दूसरे नंबर पर और लखनऊ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस साल से शुरू हुए सुपर स्वच्छ लीग में 3 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में नोएडा ने बाजी मारी है। इसी कैटेगरी में नोएडा नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पर मैसूर है। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की थीम पर आधारित था, जिसमें 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने 45 दिनों की अवधि में देश भर के हर वार्ड में करीब 11 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण और मूल्यांकन किया। इंदौर ने एक बार फिर से पूरे देश को बता दिया कि वो सफाई का सिकंदर है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।